ये फिल्म शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से। ये बच्चा 9 साल से भी कम उम्र का था और इसका बचपन निहायत सख्त और नर्क तरीन लम्हात से गुजरा था। किसी को क्या पता कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। ये वक्त था 1172 का, जहाँ एक चाइना का इलाका दिखाया जाता है। ये इलाका उस वक्त टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बहुत सारे मंगोल टाइप के ग्रुप रहते थे। ये एक दूसरे को खान कहलवाते थे। इन खानदानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी हुआ करती थी। चूंकि सभी खान आपस में पावर में बने रहना चाहते थे, इनके बीच अक्सर अच्छी खासी लड़ाई हुआ करती थी। इनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से बहुत से मंगोल मारे जाया करते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं थी, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त ज़रूरत थी ताकि सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यासुई, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। यसुई एक सफर पर निकला होता है और इसके साथ इसका छोटा बेटा भी मौजूद होता है। इसके छोटे बेटे का नाम टिम जोई था। यासुई अपने बच्चे के लिए एक वाइफ तलाश करने निकलता है। वो एक जगह आराम करने के लिए रुकता है। ये कबीला इसके दोस्त का कबीला होता है। वहीं पर इसके बेटे को एक लड़की मिलती है जहां ये घोड़े के पास खड़ा होता है। उधर एक बच्ची आती है जिसका नाम प्रोट्स था, अपने साथ लेकर जाता है। एक जगह वो आराम करने के लिए रुकते हैं और वही टिम जिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है। उधर एक बच्ची आती है जिसका नाम ब्रोट होता है। ये लड़की लड़के से पूछती है कि तुम इधर क्यों आए हो। लड़का जवाब देता है कि मैं अपने पापा के साथ इधर अपने लिए लड़की तलाश करने के लिए आया हूँ। बाप बेटा रात में बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर बाप लड़के से कहता है कि तुम अपने लिए एक अच्छी और बहादुर लड़की ढूंढना, मुझे वैसी लड़की पसंद है। तभी लड़का बताता है कि मैं अपने लिए अपनी दुल्हन खुद तलाश करूंगा। अगले दिन सुबह होती है और तमाम कबीले की लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहां पर लड़कियों के पांव चेक किए जाते हैं। अगर जिसके सबसे ज्यादा पांव मजबूत हुए वही लड़के को खुश रख पाएगी। मंगोलों की रवायत यही थी। वो जो कबीले की लड़की टिमजुन से मिलती है वो सबसे लास्ट में खड़ी होती है और वहीं लड़का उसको पसंद कर लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है और ये 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते। अब टिमजुन और इसके फादर का जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले टिमजुन जोड को एक नेकलेस देता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है और जल्द वापस आने का वादा करता है। ये कुछ सफ़र करते हैं, बाद में इनको थकावट होती है और ये एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जिस जगह ये रुकते हैं उसी जगह पर दूसरी जानिब एक और खान कबीले के साथ रुका हुआ होता है। नादरीन, ये एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के लिए नेक शुगुन भेजने के लिए जो दूसरा खान होता है वो यसु के लिए दूध भेजता है। ये एक अमन का दरस था, यानी वो इसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था और इससे सुलह करना चाहता था। यसुई भी उसके लिए एक दूध का कटोरा वापसी में भेजता है। यसुई दूध पीने लगता है और साथी कहता है रुकें, पहले हम पीते हैं, लेकिन यसुई उसका एतबार खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए यसुई उस दूध को पी लेता है। दूसरा खान बहुत चालाक होता है और नरमी के साथ बैठा रहता है और कोई हरकत नहीं करता और उसका दूध भेजा हुआ दूध भी पी लेता है। दूध पीने के बाद नाज़रीन यसुई फिर से सफ़र पर रवाना हो जाता है। सफ़र पर रवानगी के दौरान यसुई को दिल का दर्द पड़ता है। दिल के दर्द के दौरान ही यसुई का हार्ट अटैक होता है और वो वहीं पर फौत हो जाता है। दरअसल यसुई की मौत उसी दूध से होती है जो एक खान इस यसुई को गिफ्ट के तौर पर अमन का दर्स देने के लिए दूध भेजता है। कबीले के लोग जो यसुई के साथ खड़े थे, इस वक्त वो यसुई को छोड़कर भाग जाते हैं और यसुई का बेटा अकेला रह जाता है। ये खबर कैसे न कैसे यसुई के कबीले तक पहुंच जाती है और कबीले के लोग यसुई को छोड़कर अपने लिए एक ताकतवर मंगोल खान तलाश करने निकल पड़ते हैं। सभी लोग यसुई के खानदान को इधर अकेला छोड़कर निकल जाते हैं और अपने लिए एक ताकतवर खान को तलाश करने के लिए दर बदर भटकते हैं। नाजरीन, इधर दिखाया जाता है मूवी में कि यसुई के पास बहुत सी भेड़ें थी और इसका एक ताकतवर सिपाही तारगोताई, जो कि इनकी जायदाद के ऊपर बेईमान हो जाता है और तारगोताई इसकी तमाम भेड़ों के ऊपर कब्जा कर लेता है। टिम जिन की मां तारगोताई को बददुआ देती है और कहती है एक दिन मेरा बेटा जवान होगा और तुम्हारा कत्ल करेगा।
तारगोताई इसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है और इसे मारने लगता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज है नाजरीन के छोटे बच्चे का कत्ल नहीं किया जाता। तारगोताई हुक्म देता है इस बच्चे को इस रेहड़े के साथ बांधा जाए और इसका साइज चेक किया जाए। जब इसका साइज नाजरीन चेक किया जाता है तो ये उस टांगे के टायर से बहुत छोटा होता है। मंगोल अपने रिवाज को नहीं तोड़ते और इसको छोड़ देते हैं और इसे कहता है कि मैं अगले साल आऊंगा और तुम्हारा कत्ल करूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। टारगोताई और टिमजिन की माँ में आपस में गर्मा गर्मी होती है, लेकिन वो बच्चे को छोड़ देते हैं और दोबारा आने का वादा करते हैं कि हम आएंगे वापस और तुम्हें मार देंगे। नाज़रीन सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अलग ही मौसम दिखाया जाता है। यहाँ पर टिमजुन अकेला था और वो अपने बाबा की बातें याद करता है। टिमजिन के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने लिए छत तलाश करता है और इधर उधर भटकता है। अचानक इसके साथ एक हादसा होता है और ये बर्फ के अंदर धंस जाता है। नाजरीन बर्फ में धंसने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो भाई नमूदार होते हैं। ये दोनों भाई बहुत ही नेक होते हैं, इसलिए वो टिमजिन की मदद करते हैं और इसे पानी से निकाल लेते हैं। वहाँ इसको बचा लेते हैं जम्मू का और इसका बड़ा भाई इसको ले जाते हैं अपने साथ। बच्चे का इनको शुक्रिया अदा किया जाता है और खाना खिलाया जाता है। दोनों भाई अपने अपने हाथ का कट लगाकर खून को दूध में डालकर इसे पीने को कहते हैं। टिमजिन वो दूध पी जाता है और अब वो तीनों भाई बन जाते हैं। दो नहीं तीन हो जाते हैं। अगली सुबह तारगोताई अपने साथी लेकर टिमजिन को ढूंढने आ जाता है। तारगोताई के लोग इसको पकड़कर मारने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि तारगोताई इस बच्चे को किसी भी सूरत छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए इसे किडनैप करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। नाजरीन इधर फिर से टिमजिन की दोबारा से पैमाइश की जाती है, लेकिन वो अब भी छोटा होता है। इससे तारगोताई हैरान रह जाता है। इसकी अभी भी उतनी ही हाइट थी जितनी के पहले थी। तारगोताई टमुजन को कैदी बना लेता है। जब तक इसकी हाइट नहीं बढ़ जाती इसको कैद कर लिया जाए। दोनों बाद में हाइट फिर से मापी जाती है, लेकिन वो उतनी ही थी जितनी एक मर्तबा पहले थी। ये सब सिचुएशन देखने के बाद तारगोताई इसे फिर से कैद करने का हुक्म देता है, लेकिन अचानक से बारिश आ जाती है और तमाम लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर ये बूढ़ा शख्स टिमजिन को रिहा कर देता है और इसके गले में वही फंदा रहता है। टिमजिन तेजी से भागता है और बहुत दूर निकल जाता है। टिमजिन दरअसल उसी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है जिसके ऊपर उसके वालिद ने उसे जाने को कहा था और वहां पर वो मदद मांगता है। वहां पर नाजरीन एक भेड़िया भी दिखाया जाता है और अचानक से सीन शिफ्ट होता है और इसके गले में ये बंधा हुआ पट्टा ये खत्म हो जाता है। नाज़रीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसके गले में बंधी हुई ये लकड़ी गायब हो जाती है। यहाँ से शिफ्ट तब्दील होता है 1186 के दौर में हम चले जाते हैं 1172 से, यानी ये 14 साल का बाद का वक़्फ़ा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टिमजिन बहुत बड़ा है और तारगोताई के अब भी ज़ालिम लोग इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे हैं और ये भागता ही चला जा रहा है। नाज़रीन 14 साल बाद ये फिर से उसके काबू आ गया। इस वक्त तारगोताई इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि इससे गिड़गिड़ाकर अपने लिए भीख मंगवाना चाहता था। लेकिन टिमजिन इसकी इस ऑफर को कबूल नहीं करता और इससे नहीं डरता, उल्टी इसको आंखें दिखाता है। यानी टिमजिन अब भी बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। तारगोताई इसे फिर से बांध देता है और इसके ऊपर जुल्म शुरू कर देता है। तारगोताई चाहता है कि ये मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। तारगोताई इसके ऊपर बहुत जुल्म ढाता है, लेकिन ये बच्चा जिद का बहुत पक्का था। एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा बनकर दिखाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टिमजिन के पास वही फिर से बूढ़ा आता है। बूढ़ा अब भी जिंदा है, टिमजिन की मदद करता है और ये दोबारा से इसको भगाने में भी इसकी वही बूढ़ा मदद करता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है रात को तारगोताई अकेला ही बहादुरी के साथ टिमजिन से लड़ने के लिए आता है, लेकिन टिमजिन इसका फायदा उठाता है और अपने साथ बंधा हुआ लकड़ी का ये बॉक्सा उसके मुंह के ऊपर दे मारता है और उसे मार देता है। यानी टिमजिन अपनी माँ की जुबान का दिया हुआ वादा पूरा कर देता है। इसके बाद वो वहां से भागता है और अपनी वाइफ से मिलने आता है, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, बहुत बहादुर भी हो चुकी थी। अब वो वाइफ को लेकर अपनी वालदा और बहन के पास आता है। इन पर रात को हमला हो जाता है। वो लोग इसलिए इसकी वाइफ को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि इसके वालिद ने भी उनकी औरत को उठाया था।
चूँकि टिमजिन अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए इनसे लड़ता रहा, लेकिन वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे और इसकी वाइफ़ को उठाकर ले गए। लेकिन टिमजिन हार मारने वाला नहीं था। टिमजिन अब मदद के लिए अपने वही पुराने भाई के पास जाता है। वो इसको 1 साल इंतज़ार करने का कहता है। 1 साल इंतज़ार करने का मकसद सिर्फ़ यही था कि वो छोटी-मोटी लड़ाइयाँ लड़कर अपने सिपाहियों की तादाद को बढ़ाना चाहते थे। आखिर इन्होंने अपनी छोटी-मोटी लड़ाइयों के ज़रिए अपनी तादाद बढ़ा ली और वो आखिर दिन आ गया। साल गुजरता है और लड़ाइयाँ ये जीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब ये उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं और आखिरकार ये जंग को जीत लेते हैं। जंग को जीतने के बाद टिम जोई उनके कबीले में दाखिल होता है और एक खेमे के अंदर जब जाता है तो दिखता है उसकी वाइफ वहाँ बैठी हुई है और वो प्रेग्नेंट है। इससे टिम जोई को कोई मसला ही नहीं पैदा होता। टिम जोई उससे बहुत खुश है और बहुत प्यार करता है। वो कबीले को भी जीत लेते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मूवी में दिखाया जाता है कि जमूखा के बंदे टिम जुन के साथ मिल जाते हैं, यानी जमूका के जो खुद के सिपाही होते हैं वो टिम जुन के साथ जब मिल जाते हैं तो जमूका को इस बात का बुरा लगता है। लेकिन मंगोलों में कानून ये है कि वो आपस में नहीं लड़ते, इस बात के ऊपर कि कोई भी मंगोल किसी दूसरी मंगोल की तरफ जा सकता है। अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है। रात को जमोखा के लोग टिमजुन के घोड़ा तलाश करने आते हैं। इनके घोड़े चुराने के लिए चले आते हैं। रात को जब इनका घोड़ा चुराते हैं तो टिमजुन के लोग इनके ऊपर गलती से फायर कर देते हैं। नाजरीन, यहाँ पर गलती दिखाई जाती है। गलती से किए गए फायर उनके घोड़ों को बचाने के लिए जमोखा के बड़े भाई को एक फायर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हम तीर अंदाजी को फायर का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक तेज रफ्तार तीर था और उसके गर्दन से गुजर गया। नाज़रीन, इसके बाद इनमें के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई पैदा हो जाती है और लड़ाई पैदा होने का सिर्फ मकसद यही था कि वो इसके बड़े भाई को मारता है। अब ये दोनों भाई आपस में जानी दुश्मन बन चुके हैं। टिम जोई भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता है और अपने लिए एक बड़ी फौज तैयार कर लेता है। टिम जोई के पास एक अभी भी बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन जमूका इससे डबल फौज के साथ मैदान में उतरता है। टिम जोई इससे सुलह करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जमूका एक नहीं सुनता और गलती से अपने सिपाहियों को इशारा कर देता है। टिम जुन को पता था कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपनी औरतों को जल्द ही वापस भेज देता है। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और आप देख सकते हैं कि टिम जिन के सिपाही मरते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू का लड़ाई जीत जाता है। ये जंग जीतने के बाद टिम जिन को अपनी कैद में कर लेता है। कैद में करने के बाद वो इसको अपने साथ ले जाता है। आप देख सकते हैं कि आगे चलकर बादशाहत करने वाला ये लड़का इस वक्त कितनी मुसीबतों में घिरा हुआ है। यहाँ पर इसका भाई ये गलती करता है, तमुजन को इलाका गैर में ले जाकर बाजार में इसे फ़रोख्त कर देता है। बहुत दूर ले जाकर इसे फ़रोख्त किया जाता है। जहाँ पर इसको फ़रोख्त किया जाता है वहाँ की रियासत का बादशाह उधर अचानक से आता है और इसे देखता है। इसे देखने के बाद वो इसे ख़रीदने के लिए कोशिश करता है, जिससे इसके अपने सिपाही इसको रोकते हैं और कहते हैं ये बंदा ख़तरनाक दिख रहा है। लेकिन बादशाह इसको खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो इसे अपने साथ ले जाता है। वो टिमजुन को खरीदने के बाद बंदी बनाकर साथ ले जाता है। टिमजुन को पिंजरे में रखा गया। बाहर से लोग देखते हैं। एक मर्तबा फिर से एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी इसकी मदद को आता है। ये इसको वाइफ तलाश करने के लिए भेजता है। टिमजुन उससे कहता है अगर तुमने मेरी मदद करनी है तो मेरी वाइफ को ये दे दिया जाए, तो मेरी वाइफ समझेगी कि मैं जिंदा हूँ। ये बूढ़ा शख्स टिमजुन की बात सुनता है और इससे वादा लेता है कि ये मेरे इलाके को तबाह नहीं करेगा। बूढ़ा शख्स जानता है कि ये बहुत बड़ी हस्ती है। बूढ़ा शख्स सफर पर निकलता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ये वहीं पर मर जाता है। इसके मरने के बाद इसकी वाइफ वहाँ ना जाने कहाँ से आ जाती है और इससे दिया हुआ नेकलेस वो देख लेती है और वो जान जाती है कि इसका हस्बैंड अभी जिंदा है। वो अपने हस्बैंड की तलाश में फिर से निकल पड़ती है और आखिरकार वो उस बाजार में पहुंच जाती है जहां पर उसके हस्बैंड को पिंजरे में बंद करके लटकाया गया है। वो उसे देखती है। देखने के बाद वो उसे आज़ाद कराने के चक्कर में एक सिपाही को सिक्के देती है और इसे लालच देकर वो आज़ाद करवा कर इसे ले जाती है अपने साथ। तमुजन जब घर पहुंचता है तो उसके 2 बच्चे जवान हो चुके होते हैं। ये सब देखने के बाद वो बहुत खुश होता है और उनके साथ खेलता है, मस्तियां करता है और दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन अचानक उसकी बीवी उससे कहती है कि सारे मंगोल एक ही जैसे होते हैं।
वो लोगों पर जुल्म करते हैं और उनकी बीवियों को उठाकर ले जाते हैं। टिम जुन अब बहुत परेशान हुआ और इसकी बात इसके दिल में उतर गई और वहां से वो खामोशी के साथ चला जाता है और ये बहुत दूर चला जाता है और कहता है कि अब मैं एक अपनी रियासत कायम करूंगा जिसके असूल होंगे और उसके कानून होंगे। टिम जुन अब उसी पहाड़ी के ऊपर जाता है और फिर से मदद मांगता है और हमें फिर से एक वही भेड़िया भी दिखाया जाता है जो इससे आज से 14 साल पहले भी देखा गया था। टिम जुन का अब दुनिया फतह करने का इरादा था और वो ऐसा करने की कोशिश में लग जाता है। टिम जुन इरादा करता है कि वो 3 कानून बनाता है। एक, औरत और बच्चों को नहीं मारा जाएगा। दूसरा, दुश्मन से मरते दम तक लड़ता जाएगा और तीसरा कि कोई भी मंगोल अपने खान के साथ बेवफाई नहीं करेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और सीधा हम जाते हैं 1196 में, यानी कि ईयर ऑफ द फाइनल। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जमूका अब टिमजिन से लड़ाई करने के लिए तैयार है। टिमजिन ने अब छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली थी। टिमजिन अपने भाई को समझाना चाहता था कि हम आपसे सुलह करने चाहते हैं और आपके साथ ये कानून मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन टिमजुन इसकी बात पहुंचती जमूका तक। जमूका के पास एक बहुत बड़ी फौज थी। जमूका अपनी फौज के गरूर में एक नहीं सुनता और टिमजिन के ऊपर हमलावर हो जाता है। इसके बाद नाजरीन, लड़ाई इतनी दर्दनाक और खौफनाक होती है कि खून की नदियां बह जाती हैं। मंगोलों को नाजरीन एक दूसरे का खून बहाने के ऊपर जरा तरस नहीं आता था और ये जरा सा नहीं सोचते थे। लड़ाई शुरू होती है। जमूका का खानदान समेत उसके सिपाही सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस वक्त टिमजिन के साथ कुदरत थी। कुदरत ने इसे जितवा दिया जबकि जमूका इनके काबू आ गया। जब जंग खत्म हुई तो तमाम सिपाहियों को इसने अपने साथ बंदी बना लिया। या तो वो सिपाही चले जाएं या फिर इनकी फौज के अंदर शामिल हो जाएं। तमाम सिपाहियों ने सजदा किया और इनकी फौज के अंदर शामिल हो गए। यहाँ पर उसी बूढ़े को फिर से दिखाया जाता है जो बूढ़ा इस फौज के साथ आया हुआ होता है। ये जमूका की फौज का सिपाही होता है, लेकिन टिमजिन के ऊपर इसके एहसानात होते हैं, इसलिए इसको सीनियर मशीर लगा दिया जाता है और जमूका को कैद कर लिया जाता है। जमूका को वो आज़ाद कर देता है और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाता। नाज़रीन, इससे ये साबित होता है कि जमूका और टिमजिन में बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क यही था कि वो इंसानियत के लिए बना था और ये कत्ल गारत के लिए। लेकिन टिमजिन ने भी अपने दौरे हुकूमत में बहुत से मज़ालिम उठाए। इसने मुसलमानों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की। तमूजन जमूका से चंद बातें करता है और उसके बाद इसे कहता है कि तुम चले जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। इसके बाद वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ अपने इस किले में रहने लग जाता है। जमूका चला जाता है और इसके बाद 1206 का सीन दिखाया जाता है। जमूका को देखते हैं कि जो इस वक्त सारी दुनिया के मंगोलों का खान बन गया था, जिसका नाम गंगेज़ खान रखा गया। बाद में इसका नाम तब्दील करके चंगेज़ खान भी रखा गया था। नाज़रीन, ये सही सलामत वही गांव है जिसका वो बूढ़ा शख्स इससे वादा लेता है कि इसको तबाह नहीं किया जाएगा। बाद में इस गांव को कैपिटल बना दिया गया था। इस सीन में तमूजन इस बूढ़े शख्स से वादा करता है कि इसके इलाके को तबाह नहीं करेगा, जो कि इसके तमूजन जबकि अब चंगेज़ खान था, इसके वादे की पासदारी रखता है और इसके इलाके को तबाह नहीं करता। चंगेज़ खान अब सारे इलाकों को फतह कर चुका था। छोटे मोटे जितने भी खान थे सब चंगेज़ खान के कदमों के तले थे। इसके बाद कहानी ख़त्म होती है। जी हाँ नाज़रीन, तो आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके इसके लिए आपको बेल आइकॉन लाजमी क्लिक करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।